Good morning, student. Now we will start surface tension. Surface tension. ओके, सरफेस टेंशन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सरफेस टेंशन ये है, कोई एक कंटेनर है, इस पर वाटर है, ठीक है, वाटर फिल किया हुआ है। इसको आप डेली लाइफ में देखते हो, लेकिन आपको पता नहीं है ऐसा क्यों होता है। जैसे आपने स्पाइडर देखा होगा, जैसे स्टडी वाटर है तो उस पर स्पाइडर कैसे चल पाता है ऊपर की लेयर पर, ठीक है। मॉस्किटोज़ है, जब वो उनकी ब्रीडिंग होती है तो उनके जो एग्स है या खुद मॉस्किटोज़ है तो वो कैसे वाटर पर चल पाते हैं। तो तुमने देखा होगा वो डूबते नहीं है, ठीक है ना, वो सरफेस पर चल सकते हैं। दूसरा ये देखो कि जैसे वाटर की ड्रॉप्स है, वो क्यों राउंड शेप में होती है, ओवल शेप में होती है, राउंड शेप में होती है, ऐसा क्यों होता है। कोई लिक्विड जैसे मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी जब भी फ्लोर पर गिरता है तो वो हमेशा ड्रॉपलेट्स या ड्रॉप्स के फॉर्म में हो जाता है, वो फैला हुआ नहीं रहता, ड्रॉप्स के फॉर्म में हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है, ठीक है। ये सब चीज़ों का यदि हम क्वेश्चन, ये सारी चीज़ों के लिए यदि क्वेश्चन राइज होता है तो इसका आंसर है सरफेस टेंशन, ठीक है। तो ये सरफेस टेंशन क्या होता है, इसको हम समझेंगे मॉलिक्यूलर थ्योरी से। जैसे ये वाटर लेवल है, हमने इसके पहले भी बात किया है कि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये इस तरह से मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये मॉलिक्यूल है, यहाँ एयर है, एयर में भी मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल्स है वाटर के, ये मॉलिक्यूल है, ये है, ये है, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ये सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में, उनके बीच में एक फोर्स होता है जिसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम बोल सकते हैं। तो सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में एक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ठीक है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स मतलब ये कैसा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मतलब सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ठीक है, फोर्स एक्सर्ट करते हैं। और ये जो फोर्स है, इसी फोर्स को हम बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। अब ये जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, समझ में आया ना। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, मॉलिक्यूल्स के आपस में, मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सबके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ठीक है। इस इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। एक होता है कोहेसिव फोर्स और दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स। अब ये क्या होता है, कोहेसिव क्या होता है, एडहेसिव क्या होता है। मैंने फिर से एक एग्जांपल लिया, ये वाटर फिल किया एक बीकर में, ठीक है। अब ये जो वाटर है, वाटर के ही मॉलिक्यूल्स, मतलब एक ही सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स आपस में जो फोर्स अप्लाई करेंगे या आपस में जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक दूसरे पर लगाएंगे, सबका मीनिंग एक ही है, ठीक है। आप चाहे जिस लैंग्वेज में बोल दो,
तो जो सेम मॉलिक्यूल किसके होंगे, सेम सब्सटेंस के होंगे, चाहे वो लिक्विड सब्सटेंस हो या सॉलिड हो या गैस हो, लेकिन सेम होना चाहिए। ठीक है, तो जो सेम मॉलिक्यूल्स होंगे वो यदि आपस में फोर्स लगाते हैं तो उसको हम बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। मतलब ऐसा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो कि सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में रहता है। सेम मॉलिक्यूल्स किसके होंगे, आप एक ही सब्सटेंस के सेम होंगे, जैसे वाटर है तो ये सारे वाटर के ही मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो वाटर के मॉलिक्यूल आपस में जो फोर्स लगाएंगे वो होगा कोहेसिव फोर्स। अब सेकेंड हम बात करते हैं, ये है वाटर। ठीक है, अब यहाँ पर ये है एयर। अब ये वाटर की लेयर है। ठीक है, अब ये वाटर की लेयर पर भी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और जस्ट इसके ऊपर यदि एटमॉस्फेयर है मतलब एयर है, तो यहाँ पर ये जो वाटर लेवल है, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है वो वाटर के हैं, लेकिन इसके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स है वो किसके हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल हो गया और ये एयर के मॉलिक्यूल हो गया। अब ये जो दोनों अलग अलग है, ये जो दोनों फोर्स आपस में लगाएंगे, एयर के मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल पर और वाटर के मॉलिक्यूल एयर के मॉलिक्यूल पर जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो होगा एडेसिव। ठीक है, तो क्या समझ में आया, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो होगा कोहेसिव फोर्स, और जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अप्लाई होगा, वो होगा एडेसिव फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स। इसी से अभी हम सरफेस टेंशन की मॉलिक्यूलर थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ ये याद रखना है, कोहेसिव फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन एडेसिव फोर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोहेसिव फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन एडेसिव फोर्स। इसका एग्जाम्पल आप खुद ही समझ सकते हो। एक यदि हम घर का एग्जाम्पल लेते हैं तो हम हमारे घर के जो लोग हैं, है ना, हमारी फैमिली के जो लोग हैं वो हम आपस में बहुत अच्छे से जुड़े हुए रहते हैं। तो उनका बंधन, ठीक है, उनका बंधन और बाहर के जो लोग हैं उनके साथ आपका जो रिलेशन है, ठीक है, जैसे पड़ोस ले लो या कोई रिश्तेदार ले लो या कोई और ले लो, तो आपके घर का जो बंधन है वो ज़्यादा मजबूत होगा और रिश्तेदारों के साथ जो बंधन है वो कम मजबूत होगा। तो कोहेसिव क्या हो गया, आपकी फैमिली के साथ जो रिश्ता है, फैमिली, आपके फैमिली में जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या इंटर मेंबर फोर्स हम ऐसा बोल सकते हैं, तो वो जो फोर्स है वो ज़्यादा मजबूत होगा और बाहर वालों के साथ थोड़ा सा कम मजबूती से रिश्ता रहता है ना, तो वो हो गया एडेसिव। और कोहेसिव मतलब हमारी फैमिली का। इस तरह से आप समझ सकते हो कि सेम मॉलिक्यूल, ठीक है, मतलब फैमिली के मेंबर, हमारी अपनी फैमिली के मेंबर, और एडेसिव मतलब रिश्तेदारों के साथ जो हमारा रिलेशन होता है वो हो गया एडेसिव फोर्स। ठीक है, तो ये कोहेसिव और एडेसिव ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए कोहेसिव कैसा रहेगा, ग्रेटर देन एडेसिव फोर्स रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको अभी समझ में आई। अब हम इसके आगे देखते हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। इसके लिए और भी एक दो चीज़ें हैं, एक दो टर्म और है, ठीक है, वो टर्म्स देखते हैं क्या है। रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। अब देखो रेंज कैसे समझते हैं हम, ठीक है, जैसे कोई भी रेंज कैसे होता है कि वो कहाँ तक जा सकता है, उसकी रेंज कहाँ तक है। जैसे रेट पूछते हैं ना हम कि इसकी रेंज क्या है, इसकी रेट क्या है, इस तरह से, मतलब मैक्सिमम वो कितने में आप दोगे, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर रेंज का मतलब क्या है, वो भी मॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब वो मॉलिक्यूलर फोर्स कहाँ
तक इफेक्टिव है। बस ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, इफेक्टिव। ठीक है, एक ये मॉलिक्यूल है। अब ये मॉलिक्यूल इस तरह से फोर्स, मॉलिक्यूल मतलब इस एक स्फेरिकल फॉर्म है ना, एक टाइनी स्फीयर है, समझो टाइनी स्फीयर है, तो ये पूरा 3 डायमेंशनल इस तरह से फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, अब ये जो फोर्स है वो कहाँ तक अप्लाई कर रहा है, जैसे दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर है, इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये अप्लाई कर रहा है, तो ये हो सकता है कि यहाँ तक इसका फोर्स इफेक्टिव है, वो यहाँ जो मॉलिक्यूल है उसको भी खींच सकता है। ठीक है, बट ये यहाँ दूसरा मॉलिक्यूल है ना, वो ये मॉलिक्यूल इसको नहीं ले सकता है, नहीं ले सकता है, ये मॉलिक्यूल इस पर फोर्स अप्लाई नहीं कर पा रहा है अपना, बस यहीं तक कर पा रहा है। ठीक है, तो इसके मॉलिक्यूलर फोर्स की रेंज कहाँ तक हुई, यहाँ तक हुई। तो ये जो रेंज होती है ना, ये जहाँ तक किसी मॉलिक्यूल का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इफेक्टिव होता है, ठीक है, वो डिस्टेंस को या उस रेंज, वो डिस्टेंस को हम ये बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर रेंज। ठीक है, या रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, मतलब क्या समझ में आया, कोई भी मॉलिक्यूल जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है, तो उसका जहाँ तक इफेक्ट होता है, ठीक है, अब इसका इफेक्ट यहीं तक नहीं होगा, इसका इफेक्ट इतने डिस्टेंस में जितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, पूरा स्फेरिकल फॉर्म में, पूरे स्फेरिकल फॉर्म में जितना भी मॉलिक्यूल्स इसके आसपास आएंगे, यहाँ मॉलिक्यूल होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, ऐसे चारों तरफ जो मॉलिक्यूल्स आएंगे वो सब पर ये फोर्स अप्लाई कर सकेगा। ठीक है, तो ये होती है मॉलिक्यूलर रेंज। अब इसके बाद है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस भी यही है डेफिनेशन, ये जो मैंने आपको अभी समझाया ना, यही डेफिनेशन है आपकी काय की स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। देखो, अब स्फीयर बोला है, मैंने आपके इसके पहले आपको जस्ट ये बताया था रेंज में कि इसकी रेंज कहाँ तक रहेगी, इसके चारों तरफ रहेगी। क्यों, क्योंकि स्फीयर है, तो स्फेरिकल फॉर्म में ही इसकी रेंज रहेगी। ठीक है, अब ये स्फेरिकल रेंज को यदि हम रेडियस कंसीडर करके, एक रेडियस कंसीडर करके स्फीयर फॉर्म कर देते हैं, या स्फीयर फॉर्म हो जाता है, मतलब उसकी रेंज का, उसके इफेक्ट का एक स्फीयर फॉर्म हो जाता है, उसी स्फीयर को हम बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। किसका इन्फ्लुएंस, ये वाले मॉलिक्यूल का इन्फ्लुएंस। काय का इन्फ्लुएंस, मॉलिक्यूलर फोर्स का इन्फ्लुएंस, मतलब इतने रेंज तक उसका फोर्स लग रहा है, वो यहाँ तक कि अपना फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, यहाँ तक के डिस्टेंस वाले मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच सकता है। तो समझ में आया, तो ये ही जो स्फीयर फॉर्म होगा, इसी स्फीयर को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो ये हो गई रेंज ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर फोर्स भी हो गया, मतलब ये जो स्फीयर था ऑफ इन्फ्लुएंस, इसी की जो रेडियस है वो ही है रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, अब हम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स को हम रेडियस कंसीडर करके यदि हम स्फीयर फॉर्म करें, तो उस स्फीयर को हम बोलेंगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, इसके बाद है सरफेस फिल्म। ठीक है, ये हो गई दो टर्म, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब है सरफेस फिल्म। आप देखोगे जब आप ये वाटर यहाँ पे फिल करते हो एक बीकर में, एक कंटेनर, ठीक है, तो यहाँ पर एक ऊपर एक लेयर बनती है। ठीक है, यहाँ ऊपर एक लेयर बनती है। ठीक है, तो इस जो लेयर रहेगा
उसको हम बोलेंगे सरफेस फिल्म। ठीक है, लेकिन ये जो सरफेस फिल्म है, जैसे यहाँ मॉलिक्यूल है, यहाँ मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब इसके ऊपर ये एयर के मॉलिक्यूल, लेकिन हम सरफेस किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ कंटेनर में जो लिक्विड है भरा हुआ उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ जो मॉलिक्यूल्स है उसकी रेंज कहाँ तक रहेगी, यहाँ तक, और यहाँ पर जो रहेंगे उसकी भी रेंज थोड़ी यहाँ तक रहेगी। एडेसिव फोर्स के थ्रू भी वो एयर मॉलिक्यूल्स को खींच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो इसकी रेंज रहेगी मॉलिक्यूल्स की, तो ये जो फिल्म रहेगी वो सिर्फ ऊपर की लेयर नहीं रहेगी, जहाँ तक मॉलिक्यूलर रेंज रहेगा वो रेंज की जो थिकनेस रहेगी वो पूरी थिकनेस को हम बोलेंगे सरफेस फिल्म। आई बात समझ में? यहाँ जो एक लेवल पर मॉलिक्यूल्स होंगे उसका जो मॉलिक्यूलर रेंज रहेगा, उस मॉलिक्यूलर रेंज की थिकनेस वाली लेयर को, ये थिकनेस वाली लेयर को हम बोलेंगे सरफेस फिल्म। ठीक है, अब है फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ये जो ऊपर की लेयर है ये फ्री है। ठीक है ना, ये वाटर लेवल है पूरा। ठीक है, इसके ऊपर ये जो एक लाइन बनेगी, मतलब ऊपर की लेयर जो आपको दिख रही है वो हो गया फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ये वाला। ठीक है, तो ये हो गई सारी टर्म्स। अब हम देखेंगे सरफेस टेंशन का एक्सप्लेनेशन कि क्या होता है सरफेस टेंशन, और वो देखेंगे मॉलिक्यूलर थ्योरी से। उम्मीद है यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ अब ये मैं एक थोड़ा बड़ा कंटेनर लेती हूँ। बड़ा कंटेनर है, ठीक है, इसमें ये लिक्विड यहाँ तक के भरा हुआ है। अब हम यहाँ पे ना 3 ये मॉलिक्यूल लेकर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल हम लेते हैं पूरा अंदर, इनसाइड द लिक्विड, ये हमने उसका क्या बनाया, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, मतलब ये जो इसकी रेंज है वो ऐसे, इसके कांटेक्ट में अब वो जितने भी लिक्विड आए, जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे वो उसको इंटरनली उस पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अप्लाई करेगा और दूसरे लिक्विड फेस पे करेगी। तो ये हो गया एक सेकेंड वाला हम लेते हैं जो थोड़ा एयर में है और ज़्यादा मॉलिक्यूल, ये जो इसका मॉलिक्यूल का मैक्सिमम पार्ट लिक्विड में है और थोड़ा कम पार्ट एयर में, इस तरह का एक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ तक इसका होगा, ये रेंज इस तरह से होगी, और ये जो पार्ट है वो एयर का पार्ट है। ठीक है, अब सेकेंड एक और हम थर्ड मॉलिक्यूल लेते हैं, इसको ले लेते हैं बी, और थर्ड हम लेते हैं हाफ एयर में और हाफ लिक्विड में। ठीक है, हाफ, ये हाफ, यहाँ पर इसका सेंटर लेयर पर, तो ये वाला फोर्स तो एडिसिव हो जाएगा और यहाँ पर इसके ये जो है कोहेसिव फोर्स। ठीक है ना, ये 3 ये ले लेते हैं हम सी। तो ये जो तीनों मॉलिक्यूल्स है इससे हम एक्सप्लेन करेंगे मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन का मतलब क्या होता है कि जो वाटर का सरफेस है उस पर जो भी मॉलिक्यूल्स है वो हमेशा टेंशन में बने रहते हैं, सीधी सी लैंग्वेज। ठीक है, टेंशन में कैसे बने रहेंगे कि उसको जो वाटर है वो अंदर खींचने की कोशिश करेगा।
तो इस तरह से वो टेंशन में बने रहेंगे। तो वो टेंशन में क्यों और कैसे बने रहते हैं, हम ये देखते हैं। तो हम सब तरह के मॉलिक्यूल लेते हैं, कुछ लेते हैं हम सरफेस पर, कुछ लेते हैं थोड़ा सा सरफेस के नीचे, और कुछ लेते हैं जो अंदर मॉलिक्यूल है। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूल ए की बात करते हैं। मॉलिक्यूल ए की बात करते हैं। आपको एग्जाम में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये आती है 3 मार्क्स के लिए, और 3 मार्क्स के लिए आएंगी तो आपको ये डायग्राम भी बनाना है, डायग्राम को एक्सप्लेन भी करना है इस तरह से कि हमने ए बी सी 3 मॉलिक्यूल लिया है, किस तरह से लिया है, ये भी एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद आपको पॉइंट ये डालना है मॉलिक्यूल ए, मतलब आप अब मॉलिक्यूल ए को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल ए को हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि मॉलिक्यूल कैसा है इनसाइड द लिक्विड। इनसाइड द लिक्विड है मतलब लिक्विड के अंदर है, तो इस पर जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, वो भी इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, ये भी फोर्स उन पर अप्लाई करेगा। मतलब यहाँ से एक लिक्विड इस पर अप्लाई कर रहा है, मॉलिक्यूल यहाँ से एक, यहाँ से एक, इस तरह से फोर्स अप्लाई करेंगे, ये भी उन पर करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होगा, सारे जो फोर्स है वो कैसे हो जाएगी, न्यूट्रल, और ये एक बैलेंसिंग पोजीशन में रहे, ठीक है। तो ये जो ए पॉइंट है या ए मॉलिक्यूल है वो कैसा रहता है, स्टेबल रहता है, वो भी दूसरों को खींचता है, उसको भी दूसरे खींचते हैं, और पूरी तरह से वो फिर कैसा हो जाता है, स्टेबल पोजीशन में हो जाता है, तो वो अंदर रहता है, ठीक है। अब हम दूसरी बात करते हैं, सेकेंड है मॉलिक्यूल बी। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, एक्सप्लेन तो आपको सबको करना है, और हर एक पर एक एक पॉइंट होता है, ये 1 मार्क, ये 1 मार्क, ये हाफ मार्क, ठीक है, और हाफ मार्क का इसका डिस्क्रिप्शन, ये डायग्राम का, इस तरह से 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है। यदि 4 मार्क के लिए नहीं आया तो 3 मार्क्स के लिए तो ज़रूर आता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल बी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये किस तरह से है, ये इस तरह से है कि जस्ट जो सरफेस फिल्म है उसके थोड़ा नीचे ये मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। ये मॉलिक्यूल ऐसा है कि हम यहाँ पर ये एक जो लेयर है इसको हम ले लेते हैं एक्स वाई, और ये समझ लो इसकी रेंज की, यहाँ ये मॉलिक्यूल का सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक इसकी रेंज है, तो ये एक्स डैश और ये वाई डैश ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये आपको कैसा दिख रहा है, मैक्सिमम ये इनसाइड द लिक्विड है, और थोड़ा सा मिनिमम पार्ट ऑफ दिस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इन द एयर, ठीक है। इसका मैक्सिमम पार्ट लिक्विड में है और थोड़ा पार्ट एयर में। अब यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है कोहेसिव और एडेसिव फोर्स की। इसके लिए भी आप लिख सकते हो कि इस पर पूरा कोहेसिव फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब इस पर ये क्या हो रहा है, इतने पार्ट में मतलब मैक्सिमम, ठीक है, मतलब 3/4 पार्ट में इसको कोहेसिव फोर्स यूज हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये सारे लिक्विड है, इधर मॉलिक्यूल, तो सेम लिक्विड, सेम मॉलिक्यूल है, लिक्विड के ही मॉलिक्यूल है, तो उस पर कोहेसिव फोर्स लगाएंगे। इतने पार्ट में ये एयर मॉलिक्यूल है, तो वो इस पर एडेसिव फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। वैसे भी यहाँ दिख रहा है कि कोहेसिव इज ग्रेटर देन एडेसिव, क्योंकि ये ज़्यादा पार्ट है, ठीक है, और ये कम पार्ट है, तो वैसे भी कोहेसिव कैसे होगा, ज़्यादा होगा, और ये एयर के थ्रू जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इस पर वो कम होगा। तो ये क्या फील करेगा, ये वाला मॉलिक्यूल क्या फील करेगा, उसको अंदर साइड आना है ना, इसको अंदर से खिंचाव महसूस होगा, मतलब अंदर वाले मॉलिक्यूल इसको खींचेंगे, ठीक है। तो इसका नेचर कैसा रहेगा कि मैं अंदर रहूं, अंदर दबूं, ठीक है। तो ये इसका नेचर रहेगा मॉलिक्यूल बी का, जो कि यहाँ पर रहता है, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला था, सरफेस फिल्म। इस पर यदि कोई मॉलिक्यूल रहता है तो वो कैसा बना रहता है, टेंशन में, और कैसे टेंशन में रहता है कि उसको अंदर रहना होता है, और उस पर जो
उसके सेम मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करके उसको अंदर की ओर खींचते हैं। तो इस तरह से ये बी जो है इस कंडीशन में यहाँ रहता है, इसका नेचर इस तरह का बिहेव करता है। ठीक है। अब थर्ड है सी मॉलिक्यूल, जो कि पूरा हाफ एयर में है और हाफ लिक्विड में। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो लेयर पर एकदम ऊपर सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पर क्या होगा, आधे तो सेम मॉलिक्यूल उस पर फोर्स लगाएगी, मतलब आधे जो मॉलिक्यूल है वो उस पर कोहेसिव फोर्स लगाएंगे और पूरे आधे मॉलिक्यूल एडेसिव फोर्स लगाएंगे। इसका मतलब वो बैलेंसिंग पोजीशन में रहेगा ऊपर? नहीं। कैसे रहेगा बैलेंसिंग पोजीशन में? ये क्वेश्चन सोचना चाहिए, क्योंकि आधा इधर है आधा इधर है तो मतलब वो बराबर स्टेबिलिटी में रहता है, ऐसा नहीं है। वो बहुत टेंशन में रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है हाफ में कोहेसिव है, हाफ में एडेसिव फोर्स है। और मैंने जब कोहेसिव और एडेसिव समझाया तब मैंने समझाया आपको कि कोहेसिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन एडेसिव। मतलब क्या है, ये मॉलिक्यूल जो सरफेस पर है उसको भी ये जो अंदर के मॉलिक्यूल है वो खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये हमेशा टेंशन में बना रहता है कि उसको नीचे खींचा जाता है। ठीक है। तो इस तरह से मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल बी और मॉलिक्यूल सी इस तरह से एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पर सरफेस पर या सरफेस फिल्म पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरह से टेंशन में बने रहते हैं। ठीक है। अब ये जो तीनों मॉलिक्यूल्स की हमने थ्योरी पढ़ी, ठीक है, तो इन सब का जो रिजल्ट है वो ही हमें बताता है कि सरफेस फिल्म पर और ये सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे बने रहते हैं, हमेशा टेंशन में बने रहते हैं। उन पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनसाइड द लिक्विड अप्लाई होता है और वो टेंशन में बने रहते हैं। तो मोटे रूप में इस तरह हम कह सकते हैं कि इसी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन नहीं हुई, डेफिनेशन अभी हम समझाएंगे कि क्या होती है, पर ये इस तरह की थ्योरी है सरफेस टेंशन समझने के लिए। आई आपको ये थ्योरी समझ में आई? ठीक है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मॉलिक्यूल ए कैसा बिहेव कर रहा है, मॉलिक्यूल बी कैसा बिहेव कर रहा है और मॉलिक्यूल सी कैसा बिहेव कर रहा है, और उसके बाद उनका नेचर क्या होता है। तो इनका नेचर कैसा दिख रहा है आपको कि उनकी कोशिश क्या रहती है, इनसाइड द लिक्विड के अंदर ही जाने की कोशिश रहती है। और इसी चक्कर में जो ऊपर की लेयर रहती कोई भी लिक्विड की, वो हमेशा क्या बनी रहती है, टेंशन में बनी रहती है। तो इसी को हम वैसे बोलते हैं सरफेस टेंशन। लेकिन ये डेफिनेशन नहीं हुई है, डेफिनेशन अभी हम बता रहे हैं। ठीक है। अब इसमें कैसे डिफाइन, ऐसे डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो हम डिफाइन करने के लिए हम ये सिर्फ कोई ऐसा कंटेनर है उसके ऊपर का बस ले रहे हैं। लिक्विड के ऊपर का पोर्शन जब हम देखेंगे तो ऐसा दिखेगा ना, तो बस ये ऊपर का पोर्शन ले रहे हैं। ऊपर के पोर्शन में हमने ये लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लिया है, इमेजिनरी लाइन। ठीक है। मतलब मॉलिक्यूल्स के ऐसे टेंजेंट से एक लाइन ड्रॉ हो रही है, टेंजेंशियल लाइन हम ये कह सकते हैं। ठीक है। अब इस लाइन पर दोनों साइड से फोर्स लग रहा है, इधर भी और इधर। ठीक है, लाइन के ऊपर ऊपर। अब इसको हम बोलेंगे टेंजेंशियल फोर्स। तो ये जो टेंजेंशियल फोर्स होता है F, अब ये F तो पूरे सरफेस पर होगा। कितना बड़ा सरफेस है, क्या है ये, जितना बड़ा कंटेनर होगा उतना बड़ा सरफेस होगा। पर डिफाइन करते समय हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ तो एक स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा। तो ये स्टैंडर्ड हमने ले लिया है पर यूनिट लेंथ। ये जो लाइन है ना, अभी पूरे लाइन पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो हम ये लाइन की एक यूनिट ले लेते हैं लेंथ की।
तो पर यूनिट लेंथ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हम पर यूनिट की बात करते हैं तो उसको डिवाइड करना पड़ता है। तो ये जो F/L है टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है, ऑन इमेजिनरी लाइन या टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को हम T से डिनोट करते हैं। T इज इक्वल टू F अपॉन L, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन ऐसी है, इज डिफाइंड एज द टेंजेंशियल फोर्स acting per unit length on both sides of an imaginary line drawn on the free surface of liquid, ठीक है। ये जो इमेजिनरी लाइन के दोनों साइड जो टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो हमने इमेजिनरी लाइन लिया है फ्री सरफेस पर, लिक्विड के फ्री सरफेस पर, इस पर जो टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई हो रहा है वो टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ को हमने बोला है सरफेस टेंशन। ये है डेफिनेशन सरफेस टेंशन की, ठीक है। इसमें क्या क्या टर्म ज़रूरी है, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, इमेजिनरी लाइन ऑन द लिक्विड, फोर्स ऑन बोथ साइड ऑफ दिस लाइन, and this force is tangential force, ठीक है, tangential force both side on this line on this surface। तो ये tangential force per unit length is called surface tension of that liquid, जो भी लिक्विड का हम बात करते हैं उस लिक्विड की, ठीक है। अब हम यदि बात करें इसका क्या यूनिट की, डायमेंशंस की, यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर, डायमेंशंस क्या हो जाएंगे L1 T-2 ये M अपॉन L1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा M1 L0 T-2, ये इसके डायमेंशंस। ये हो गया फोर्स के डायमेंशंस और ये L का डायमेंशन, और ये हो गया, अब ये जाकर माइनस हो जाएगा 0, तो M1 L0 T-2 ये हो गया सरफेस टेंशन के डायमेंशंस, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सरफेस टेंशन। अब इसका एक बहुत छोटा सा प्रॉब्लम दिया है, बस इसको सरफेस टेंशन समझने के लिए छोटा सा प्रॉब्लम है, देख लेते हैं थोड़ा सा एग्जांपल का ये प्रॉब्लम। ठीक है, अ बीकर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ वाटर। एक बीकर है, जैसे अभी तक मैं लेते आई हूँ ये बीकर में वाटर फिल किया हुआ है। अभी बीकर की रेडियस दी हुई है, तो R रेडियस, ये सब आपको लिखना है। गिवन R इज इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर, मतलब 10⁻⁻1 मीटर, दैट मीन्स 0.1 मीटर। ओके, तुरंत ही आपको कन्वर्ट करना है। इसके बाद क्या दिया, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ऑन एनी diametrical line on its surface tension of water is 0.075 न्यूटन मीटर। T दिया हुआ है 0.075 न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर। ये दिया हुआ है, फोर्स अप्लाई करना है, हमें पता है, अभी तो हमने किया है ना, फॉर्मूला हमने किया है, फोर्स निकालना है आपको। तो रिक्वायर्ड फॉर्मूला क्या हो गया, रिक्वायर्ड फॉर्मूला क्या है, T इज इक्वल टू F अपॉन L। अब यहाँ जो सरफेस टेंशन की बात हो रही है, तो यहाँ जो इमेजिनरी लाइन है तो वो क्या रहेगी, रेडियस हाफ, तो लेंथ क्या हो जाएगी, ये रेडियस लेंथ। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, TL, L ले लो जैसे कैपिटल या स्मॉल जो भी। तो ये क्या दिया ही हुआ है 0.075,
इंटू 0.1 मीटर। एक मिनट, ये जो लाइन है ये हमारी रेडियस है ना, हमको तो ये फुल लाइन लेनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, ये डायामीटर लेना पड़ेगा, इज इक्वल टू 2r। तो 0.2 हो जाएगा ये डायामीटर। तो यहाँ जो हम लेंथ लेंगे ये क्या हो जाएगी, 0.2। ठीक है, मीटर क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पे। सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, 2 5 10 1 2 7 41 15 15। ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ पे लेने का पॉइंट दिस। F इज इक्वल टू 0.0150 न्यूटन। ठीक है, ऐसे लिख लो, या 1.5 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकते हैं। 1.5, ये 2 के बाद पॉइंट लगा है इसलिए 10⁻⁻2 न्यूटन। ये हो गया, एकदम छोटा सा प्रॉब्लम था, इजी प्रॉब्लम था, पर मेन बात है कि आपको सरफेस टेंशन समझने के लिए प्रॉब्लम दिया था। ठीक है, यहाँ तक अभी क्लियर है। देखो, अब इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। खैर ये तो वीडियो ही भेज रही हूँ मैं। यहाँ तक है सरफेस टेंशन। अब देखते हैं हम सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये बचपन से आप खेलते रहे हो इसको। ठीक है, बचपन से आप खेलते रहे हो क्या। देखो, जैसा कि मैंने बोला, आपने सरफेस एनर्जी जो टॉपिक है वो रिलेटेड है आपके एक गेम से, खेल से। ठीक है, और बचपन में बहुत खेला है। कैसे, आपके पास इस तरह से एक वायर को हम ऐसा फोल्ड करके, यहाँ से ये वायर निकला हुआ है ना, क्या बनाते थे, ऐसी रिंग बनाते थे, और वो रिंग को हम शैम्पू के पानी में या सोप वाटर वगैरह में ऐसे उसको डुबोते हैं। ठीक है, और फिर हम उसको निकालते हैं, तब हम क्या देखते हैं, उस पर एक फिल्म बन जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या किए, उस फिल्म को हम ब्लो करते हैं, तो क्या निकलते हैं, उससे बबल्स निकलते हैं, है ना। कितना मज़ा आता था, बबल्स से हम खेलते थे। बस ये जो बबल्स बन रहे हैं ना, ये इसी से आपको पढ़ना है सरफेस एनर्जी क्या होती है। ठीक है, जब हमने लिया था, जब हम खेला करते थे, तब हमने ऐसा राउंड शेप में लिया था, पर अभी हमको पढ़ना है तो थोड़ा सा हम इस शेप को थोड़ा चेंज कर देते हैं, और हम लेते हैं ये कैसा, रेक्टेंगुलर शेप का। वो रिंग जो बना रहे थे ना वायर का, वो हम रेक्टेंगुलर शेप का बनाते हैं। ठीक है, और इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं, ये क्लोज हो गया। ठीक है, अब ये इस पूरे को हमने एक सोप वाटर या शैम्पू के वाटर में या शैम्पू में हमने डाला, तो क्या होगी, यहाँ पर फिल्म बन जाएगी। ठीक है, और वो फिल्म आप देखते हो ना, किस तरह से ऐसा लगता है कि वो ऐसे सिकुड़ने वाली है। ठीक है, मतलब उससे क्या होता है, उसको यहाँ इनर साइड उस पर फोर्स अप्लाई होता है, ये समझ सकते हो आप। ये फोर्स को यदि हमने ले लिया F, फिर अब हम क्या करते हैं, हम इसको ब्लो नहीं करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, इस फिल्म को बड़ा करने की कोशिश करेंगे। बड़ा करने की कोशिश मतलब ये इस तरह की फिल्म है, हम इसको इस साइड खींचेंगे, मतलब ये जो पोर्शन लगा हुआ है वायर का वो ऐसा मूवेबल होगा।
तो ये जो पोर्शन को हम थोड़ा इस साइड ऐसे खींचेंगे, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ ये dx डिस्टेंस तक के इसको खींच लिया, मतलब इसको हमने कितना डिस्प्लेस किया dx, और उस पर जो फोर्स अप्लाई किया वो हमने एफ डैश किया। हालांकि ये जो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वो कौन सा फोर्स होगा, जितनी बाइंडिंग से वो रहेगी, फिल्म बनी हुई रहेगी, उतने ही इक्वल उतना ही फोर्स हम अप्लाई करेंगे, तभी तो उसको आगे बढ़ा पाएंगे, है ना। तो इसलिए ये जो एफ है और ये एफ डैश है, ये कैसे रहेंगे, सेम। एफ एंड एफ डैश कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ये हम ले लेते हैं पी क्यू, ठीक है, पी क्यू आर एस, पी क्यू, क्यू मैं वो ही ले रही हूँ जो बुक में दिया है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए ये पी क्यू आर एस। मैंने इसको आगे बढ़ाया, ये यहाँ ले लेते हैं कि ये बड़ी वाली ये है पोर्शन है कि हम ये जो क्यू आर है इसको हम इतना खींच सकते हैं, तो क्यू डैश और ये आर डैश ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस हमने लिया ये लिया dx, और ये जो फिल्म की लेंथ ले लेते हैं, ये ले लेते हैं l, ठीक है। वैसे तो ये भी लेंथ ले सकते हैं क्योंकि एरिया की ज़रूरत पड़ेगी तो हम डायरेक्ट एरिया भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू सरफेस टेंशन हम T इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, F अपॉन L, ये बाय डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। बट अब यहाँ सरफेस टेंशन में एक ही सरफेस नहीं है, हमने ये जो डेफिनेशन देखा था एक सरफेस के लिए। अब जब ये फिल्म बनेगी तो चाहे वो सामने से देखो या पीछे से इसे पलटा करके ये देखो, तो दोनों साइड सरफेस। तो जब हम ये लेंथ लेंगे तो ये कैसे लेंगे, ट्वाइस एल लेंगे, ठीक है। तो ये F इज इक्वल टू क्या हो गया, T इंटू 2L, ये हो गया। अब हमने यहाँ फोर्स अप्लाई किया F डैश, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करने के लिए। इसका मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे वर्क किया, तो ये जो वर्क है ये ले लेते हैं हम dw, क्योंकि हमने dx से डिस्प्लेसमेंट लिया है, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा F डैश इंटू dx, ठीक है। क्या हो जाएगा वर्क, वर्क की डेफिनेशन क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो जाएगा वर्क, dw इज इक्वल टू F डैश dx, ठीक है। यहाँ हमने लिया है F डैश इज इक्वल टू F, ठीक। तो यहाँ से हम यदि यहाँ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, T F डैश इज इक्वल टू F है, तो यहाँ F की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो T 2L dx। अब देखो L dx, ये लेंथ हो गई L और ये हो गया dx, मतलब कितना हुआ, चेंज आया, किसमें चेंज आया, लेंथ इंटू ये क्या हो गई, ब्रेड्थ हो गई, मतलब क्या हो गया, ये एरिया हो गया, ये रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया हो गया, इतने पार्ट का। तो ये हो गया चेंज, किसका चेंज हो गया, एरिया का चेंज, चेंज इन एरिया। तो ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, T इंटू डी ए। जब भी चेंज के पार्ट में लिखना होता है तो हम D सामने लगाते हैं, डेल्टा या डेरिवेटिव, उसका मतलब है चेंज इन दैट क्वांटिटी, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, dx, मतलब चेंज हुआ है एरिया, ठीक है। तो L इंटू डी एक्स हो गया एरिया। अब ये दोनों साइड का एरिया है, फिर से वो डबल है ना, मतलब डबल लेयर है, डबल सरफेस है, तो ये 2L dx को हम लिख लेते हैं dA, तो ये हो गया dW। और जब भी हम एनर्जी फाइंड करते हैं तो हम क्या निकालते हैं, वर्क डन, और वही वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। अब ये सरफेस के लिए हमने वर्क किया, ठीक है, तो ये निकाल रहे हैं हम कि ये सरफेस को पर वर्क करने के लिए हमें जो एनर्जी लग रही है, एक्चुअली उसी एनर्जी, वही एनर्जी सरफेस की है, ठीक है। जैसे मैंने कई बार ये एग्जांपल दिया है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे दो लोग एकदम जुड़े हुए हैं, जैसे लड़ाई कर रहे हैं बहुत जोरों से, और उनको हमको अलग करना है, ये दोनों ने एक दूसरे को बहुत कस के पकड़ रखा है और हमको उनको अलग करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जितना कस के उन्होंने पकड़ा या जितना फोर्स से वो एक दूसरे को पकड़ के रखे हैं, उतना ही फोर्स
या उससे थोड़ा ज़्यादा हम उनको अलग करने के लिए लगाएंगे, या उतने ज़्यादा फोर्स से हम उनको अलग करेंगे तभी तो वो अलग हो पाएंगे। तो जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे उन पर, तो हम क्या बोलेंगे, इतने ही फोर्स से वो जुड़े हुए थे। तो कभी भी बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग फोर्स निकालना होता है तो हमको क्या करना होता है, उसको अलग करके बताना होता है कि उसको अलग करने में क्या फोर्स लगाया है, उतने ही फोर्स से वो बाइंड थे या जुड़े हुए थे। बस सेम यहाँ पर है, इस सरफेस की एनर्जी क्या है ये बताने के लिए हमको इस पर इसको हटाने के लिए, थोड़ा सा डिस्प्लेस करने के लिए हमें कितनी एनर्जी लग रही है ये निकालना है। तो ये एनर्जी क्या होगी, जितना हम उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करने के लिए फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स, और कितना डिस्प्लेस किया वो dx। तो ये हो गया वर्क डन, और यही वर्क डन क्या होगा, एनर्जी होगी। तो ये dw को ही हम बोलेंगे सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू T इंटू dA। ये हो गई सरफेस एनर्जी। ठीक है, अब ये सरफेस एनर्जी से हम सरफेस टेंशन की एक और डेफिनेशन दे सकते हैं। कैसे, T इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी अपॉन dA। तो सरफेस टेंशन क्या हो गया, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ये हो गई सरफेस टेंशन की एक और डेफिनेशन। आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो। और ये हो गया सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। इसकी भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी प्रॉब्लम्स में, न्यूमेरिकल जब आएंगे ना तब इसकी ज़रूरत पड़ती है सरफेस एनर्जी की, या वर्क डन। सरफेस एनर्जी और वर्क डन सेम, इसलिए तो वर्क डन और एनर्जी का डायमेंशन सेम है, यूनिट सेम। क्यों, क्योंकि वर्क डन मतलब ही होता है एनर्जी। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।